खुशी हो रही है अंदर से, है ना? ये देखो हाइबरनेट, मुंह देखो, तैयार क्यों लगे हो? हाइबरनेट, वैसे हाइबरनेट क्या है? तो देखो भाई हाइबरनेट क्या है पहले समझ लेते हैं। तो हाइबरनेट कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। हाइबरनेट एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और इसको हम हाइबरनेट ORM टूल के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको हाइबरनेट ORM टूल कहते हैं, कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क कहते हैं, कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखूंगा अपने पास अपनी तरफ से। ये जो हाइबरनेट है ये एक इनिशिएटिव है जो कि सन 2001 में लिया गया था और एक बंदा जो जिनका नाम था गैविन किंग, उन्होंने ही बनाया था सन 2001 में। और उसके बाद इस हाइबरनेट सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर्स हैं उनको खरीद लिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था JBoss। नाम सुना है JBoss? ये जो JBoss है एक कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है और इन्होंने एक बहुत अच्छा सा सर्वर बनाया है, जावा की एप्लीकेशन सर्वर, उसका नाम है JBoss। अब उसका नाम चेंज हो गया WhiteFly, ठीक है? तो ये जो JBoss इनकॉर्पोरेशन है, इस JBoss इनकॉर्पोरेशन को रेड हैट ने खरीद लिया। रेड हैट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है, रेड हैट लिनक्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो हाइबरनेट है, हाइबरनेट का जो इनिशिएटिव है सन 2001 में लिया गया था गैविन किंग के द्वारा। गैविन किंग लिखवा दूंगा आपको, ठीक है? बाद में इसके जो डेवलपर्स हैं उनको रेड हैट ने जो है एक्वायर कर दिया। इसका मतलब नाउ द हाइबरनेट इज अ पार्ट ऑफ रेड हैट। इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उसका नाम था JBoss। और JBoss एक ऐसी कंपनी है जिसने जावा के लिए एक सर्वर भी बनाया है, एप्लीकेशन सर्वर बनाया है। हाइबरनेट का जो करंट वर्जन है वो 5.1 है, जो कि अभी शायद 45 या 47 दिन पहले आया है, 47 दिन पहले, ठीक है? 15 फरवरी के आसपास आया था या पता नहीं जो भी है। तो ये 5.1 लेटेस्ट वर्जन है जिस पे हम काम करेंगे अगर हमारे पास अवेलेबल होगा। फिलहाल मेरे पास जो नेटबीन्स में इसका वर्जन है वो कुछ और है। तो हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट एक टूल है या हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब सेट ऑफ रीयूजेबल क्लासेस, ठीक है? और वो रीयूजेबल क्लासेस जो है वो प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं और उनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और उन क्लासेस के द्वारा हमको एक स्पेसिफिक काम करेंगे और वो काम क्या होता है? वो काम होता है ORM। और यही है ये ऐसी चीज है ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट बोले तो जावा का कोई ऑब्जेक्ट और रिलेशनल बोले तो डेटाबेस की कोई टेबल। मतलब ये जावा की एक क्लास है और ये डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है? मुझे क्या करना है? मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है और फिर वहां से मुझे इसे रिट्रीव करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। So by the help of Hibernate ORM tool, we can store a Java object into the database and we can retrieve it. ठीक है? ORM क्या होता है? ORM एक डिजाइन पैटर्न है, एक डिजाइन पैटर्न। कुछ लोग इसे कहते हैं रीयूजेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है? फुटबॉल कैसे खेलते हैं? मुझे फुटबॉल खेलनी नहीं आती, मैंने हाथ में बदल दिया, फुटबॉल की मारा ऐसे बल्ले से। लोग कह रहे हो आप पागल हो गए, फुटबॉल को ऐसे नहीं मारते, फुटबॉल तो मतलब होता है हाथ से खेलो, ऐसे। ठीक है, मुझे सिखाओ। तो किसी ने मुझे किताब ला के दी, उसको सीख के मैंने फुटबॉल खेलना सीखा। उसी किताब को पढ़ के इसलिए भी सीखा। तो वो जो किताब हो गई वो एक डिजाइन पैटर्न हो गया, वो एक रीयूजेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो गई। तो हमारा जो हाइबरनेट है वो एक ORM बेस्ड टूल है एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट टूल वी कैन स्टोर अ जावा क्लास इनटू द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा ये जो ORM का मतलब है कि मेरे पास जावा के जो डेटा टाइप्स हैं उन जावा के डेटा टाइप को डेटाबेस के डेटा टाइप में चेंज करना ऑटोमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि हाइबरनेट जो है वो एक JDBC का ऑल्टरनेट है। हाइबरनेट जो है JDBC का ऑल्टरनेट है। तो जो काम आप JDBC में कर रहे हैं तो वही काम हाइबरनेट में करोगे। लेकिन JDBC में क्या कर रहा है? JDBC में हम सारा का सारा काम खुद करते हैं। हमारे पास क्लास होती है ना? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, हम उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को एक एक करके टेबल में डालते हैं। JDBC कभी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करती, लेकिन हाइबरनेट जावा के ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये जो हाइबरनेट है ये एक फ्रेमवर्क है, रीयूजेबल सेट ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस, और ये एक स्पेसिफिकेशन पे डिपेंडेंट है और वो स्पेसिफिकेशन कहलाता है JPA, जावा पर्सिस्टेंट एपीआई। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सेव करना। तो मेरे पास जावा का एक ऑब्जेक्ट है और मैंने जावा के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ऐसे कैसे स्टोर कर दोगे सर? जावा का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में कैसे स्टोर हो जाएगा? देखते हैं। तो ठीक है, मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, टेबल की फॉर्म में, मैंने टेबल की फॉर्म से डेटा को स्टोर किया, रिट्रीव किया और मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हो कि ये जावा की एप्लीकेशन है, आप हाइबरनेट हो। व्हाट्सएप ध्यान देना, ये जावा की एप्लीकेशन हो, आप हाइबरनेट हो और ये डेटाबेस है। इसने मेरे को एक जावा का ऑब्जेक्ट दिया, मैंने वो जावा के ऑब्जेक्ट को मैप कर दिया एक टेबल के अंदर, डेटा स्टोर कर दिया। इसका मतलब
जाके स्टोर नहीं हो रहा है, जावा का ऑब्जेक्ट तो अभी हीप के अंदर है, वो जावा के ऑब्जेक्ट की एक मैपिंग की गई है, मैपिंग की गई है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जावा के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट लिया और उसको टेबल में मैप कर दिया, टेबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मान लो इस एप्लीकेशन को वहां से ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं डेटाबेस में गया, मैं डेटाबेस में गया, मैंने वहां से टेबल का डेटा रिट्रीव किया, तो टेबल के डेटा को रिट्रीव करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया जावा का, और वो ऑब्जेक्ट को देखिए। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इससे ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के डेटा को रिट्रीव करके टेबल में डाल दिया, मैंने इससे टेबल का डेटा रिट्रीव किया, उस टेबल के डेटा को रिट्रीव किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना के इसको दे दिया, इसने मेरे को ऑब्जेक्ट दिया, मैंने डेटा स्टोर किया, इसने मेरे को इसको मेरे से ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने ऑब्जेक्ट आके दे दिया। जबकि टेक्निकली हम ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट का डेटा लिया, ऑब्जेक्ट के डेटा को मैप किया, टेबल का डेटा लिया, टेबल के डेटा को ऑब्जेक्ट में मैप करके इसमें दे दिया। तो जेडीबीसी में क्या होता है? जेडीबीसी में कैसे होता था? जेडीबीसी में आप क्या काम करते थे, कभी किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते थे, आप काम करते थे डेटा मेंबर में। आपने पर्सन का नाम स्टोर किया, आपने पर्सन का एज स्टोर किया, आपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ स्टोर किया, आपने पर्सन का सिटी स्टोर किया, एक एक करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको ऐसे समझते हैं। देखो मान लीजिए इसका एक पेन दो मुझे, और ये वाला पेन दो, एक ही पेन दो, एक ही पेन दो, एक पेन दो। देखो एक कहानी हो रही है, ये एक जावा का एक ऑब्जेक्ट है, इधर देखो बच्चों, देखो ये हाइबरनेट कैसे काम कर रहा है, धीरे धीरे देखिए। ये जावा का एक ऑब्जेक्ट है, और जावा के ऑब्जेक्ट में 3 डेटा मेंबर है, इधर देखो 3 डेटा मेंबर है, डेटा नंबर, हाँ ये फैन है, AC is working sir, it will take a while, it is the hotness of hibernate, क्या कैसे लिखते उधर आ देखिए, अभी हो जाएगा स्विच, ठीक है, सब फल लिखा होता है, आइए डेटा मेंबर तो होंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये देखो जावा का एक ऑब्जेक्ट है, इधर देखो ये जावा का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 डेटा मेंबर है, 3 डेटा मेंबर है, पहला डेटा मेंबर ये है, दूसरा डेटा मेंबर ये है, तीसरा डेटा मेंबर ये है। जेडीबीसी कैसे काम करता है, कि मेरे पास जावा का एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे टेबल में स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहला डेटा मेंबर उठाया, दे दिया, ये डेटाबेस में डाल दिया, फिर ठीक है, फिर दूसरा डेटा मेंबर उठाया, ठीक है, फिर तीसरा डेटा मेंबर उठाया। जरा सोचो, अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर 500 डेटा मेंबर होते तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये है जेडीबीसी। अब जरा देखो हाइबरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। ये मेरे पास एक जावा का ऑब्जेक्ट है, 3 डेटा मेंबर है, तो पकड़ो, ये जावा की एप्लीकेशन है, मैं हाइबरनेट हूं, ये मुझे ऑब्जेक्ट देगी, पूरा ऑब्जेक्ट गया है, पूरा ऑब्जेक्ट गया है, पूरा ऑब्जेक्ट गया है, भाड़ में डेटा मेंबर। अब अगर देखो, अब कहानी देखते हैं जेडीबीसी कैसे काम करती थी। जेडीबीसी ऐसे काम करती थी, ये जावा का एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा पड़ा हुआ नहीं है, डेटा पड़ा हुआ नहीं है। ये डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम पड़े हुए हैं। मैंने सबसे पहले कॉलम की वैल्यू को उठाया, पहले डेटा मेंबर में डाल दिया, दूसरे कॉलम की वैल्यू को उठाया, दूसरे डेटा मेंबर में डाल दिया, तीसरे कॉलम की वैल्यू उठाया, तीसरे डेटा मेंबर में डाल दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पहुंचा इसके पास, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को से दे दिया। कहानी समझ में आ रही है, एक एक करके उठा रहा है। अब जरा देखो हाइबरनेट देखो, यहाँ पे एक टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ी है, मैंने इस टेबल का डेटा उठा के एक बार सर जब हाइबरनेट जेडीबीसी उसमें डाटा डालेगा तो एक एक करके डालेगा, वो हमें छोड़ो, हमें तो नहीं करना पड़ा ना, वहां पे सारा काम हम कर रहे थे, वो हम हमें देखते हैं इसको करके। सर हाँ हमें चेक करना पड़ा। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक जावा की एप्लीकेशन है, ये जावा की एप्लीकेशन है और ये डेटाबेस है, ठीक है। अब जावा की एप्लीकेशन डेटाबेस पे डेटा डाल रही है, ठीक है। इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपने हाथों से कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर आप यूज कर सकते हो हाइबरनेट। मतलब हाइबरनेट ने क्या काम कर दिया, हाइबरनेट ने जेडीबीसी की जो चीजें हैं उनको ट्रांसफर कर दिया अंदर। हाइबरनेट जेडीबीसी यूज कर रहा होगा, अंदर जो हाइबरनेट है वो जेडीबीसी यूज कर रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स रखेंगे, ठीक है, थोड़ा इजी बना के चलेंगे, वरना चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। अभी समझेंगे हम कि जेडीबीसी और हाइबरनेट में क्या फर्क है। अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता वो कैसे काम करता है, बस कहीं ना कहीं हाँ बस ही काम करता है, बस और कुछ। अरे पूरी इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है, आज पूरी इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है। अगर कोई इंडस्ट्री इस पे काम नहीं कर रही है, ठीक है, और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हाइबरनेट ही यूज करती है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्प्रिंग अलॉन्ग विद हाइबरनेट काम करती हैं, यहाँ तक कि टीसीएस पे काम करती है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अगर वो जावा पे काम कर रही है, ज्यादातर जावा पे काम करती है, तो वो हाइबरनेट स्प्रिंग पे काम करती ही करती है। और एक बात बताओ, जब आप इसका पहला प्रोग्राम बनाओगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, जेडीबीसी भूल जाओगे। जरा सोचो यार, जावा के प्रोग्रामर को एसक्यूएल का कोड लिखना है, ये जरूरी है भाई। जावा का जो प्रोग्रामर है उसको जावा आती होगी ना, एसक्यूएल थोड़ी ना आती होगी। हाइबरनेट का यूज करके आप एसक्यूएल भूल जाओगे, बस इसका यही फायदा है, और ये इसका नुकसान भी है। हाइबरनेट का इस्तेमाल करोगे तो आप डेटाबेस को भूल जाओगे,
डेटाबेस बिल्कुल भूल जाओगे। अब जरा सोचो, मान लो इधर देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लो भाई जीशान बाबू, मान लीजिए आपको क्या काम करना है, आपको टेबल बनानी है, आपको टेबल बनानी है आप जेडीबीसी का यूज करके। तो क्या आप जेडीबीसी का यूज करके टेबल बना सकते हो? आप बना सकते हो, बना सकते हो। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको जावा अच्छी आती है पर उसको टेबल बनाने की क्वेरी लिखनी नहीं आती, तो क्या वो टेबल बना सकता है? नहीं बना सकता। हाइबरनेट ऑटोमेटिकली टेबल बना देता है। हाइबरनेट को आप बता दो कि भाई एक काम कर, जब तू अपना स्टार्ट करना, जब तू स्टार्ट होना तो टेबल बना देना, तो वो ऑटोमेटिकली टेबल बना देगा। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामर कहाँ इन्वॉल्व होता है उसमें, मैं बात हो रही है, मगर अगर आप चाहो तो हाइबरनेट उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो अभी हमें ये समझ में आएगा हाइबरनेट क्या है, कैसे है, इसकी एप्लीकेशन कैसे बनेगी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। और मैं आपको जानता हूँ कि अगर मैं आपको समझा भी दूंगा तो आपको समझने को आएगा नहीं जब तक आप लिखोगे, जब तक आप उसको लिखोगे। तो सबसे अच्छा है इसको लिख ही लो, इसको लिख लोगे उसके बाद देखते हैं, ठीक है। और मजेदार कॉन्सेप्ट है ये हाइबरनेट, माय ऑल टाइम फेवरेट। अरे मैं अभी दिखाता हूँ। जेपीए मतलब जावा पर्सिस्टेंट एपीआई। इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन को जो फॉलो करता है हम उसके ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में परसिस्ट कर सकते हैं। मतलब जेपीए जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो हाइबरनेट है, हाइबरनेट एक टूल है जो कि जेपीए के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है, कम से कम 2.0 को फॉलो करता है, इसके आगे भी फॉलो करता है जेपीए, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है, जेडीए, जेडीआई, बहुत सारे वो लिख करके बता, ठीक है। अभी हम हल्का रखेंगे, इजी हाथ रखेंगे, एकदम से नहीं आएंगे अंदर, क्योंकि एकदम से अंदर जाएंगे तो सब ऊपर से गिरते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बोला है उसको मैं लिखवाने की कोशिश करता हूँ बढ़िया करके। देखो हाइबरनेट, तो आसान शब्दों में देखो, हाइबरनेट इज अ सॉफ्टवेयर टूल, हाइबरनेट इज अ टूल और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाइबरनेट इज अ टूल, हाइबरनेट इज अ टूल, ठीक है, which is based on ORM डिजाइन पैटर्न, ORM कॉन्सेप्ट या ORM कंसेप्ट, ORM कॉन्सेप्ट, ORM कॉन्सेप्ट। O का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, object relational mapping. By using Hibernate, a Java application can store and retrieve. A Java application can store and retrieve. Java application can store and retrieve the objects. Java application can store and retrieve the object, store and retrieve to and from the database, any relational database, to and from any relational database. What's the ध्यान दिया? Relational database, any relational database, any relational database. So technically the Hibernate is used to map मतलब translate, is used to translate Java object into database tables and vice versa, ठीक है। यानी जावा की एप्लीकेशन से आपने क्या लिया, एक जावा का ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने डेटाबेस की टेबल में कन्वर्ट कर दिया और टेबल के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंड नंबर टू द जावा डेटा टाइप्स, एंड नंबर टू इट ट्रांसलेट्स द जावा डेटा टाइप्स into SQL data type, ठीक है, and vice versa. अब इसको समझ के देखते हैं। देखो भाई, मेरे पास int टाइप की वैल्यू है, डेटाबेस को समझ में आता नहीं है, उसको समझ में आता है नंबर, ठीक है। मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और डेटाबेस को स्ट्रिंग समझ में आता नहीं है,
उसको आता है varchar। तो मेरा जो int है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जो स्ट्रिंग है वो varchar में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो मुझे डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो तेरे को समझ में आता है नंबर और मेरे को समझ में आता है int, तो तेरा नंबर मेरे int में कन्वर्ट हो जाएगा। तेरे को समझ में आता है varchar2 और मेरे को समझ में आ जाता है string, तो तेरा varchar2 जो है string में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देख, तेरे को समझ में आती है टेबल और मेरे को तो टेबल समझ में आती नहीं है, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने तेरे को दिया ऑब्जेक्ट, तूने उसे टेबल बना के डाल दिया, ठीक है, और मुझे तुझसे चाहिए ऑब्जेक्ट, तू टेबल में गया, तूने टेबल का डेटा रिट्रीव किया, उसको ऑब्जेक्ट बना के मेरे को दे दिया। क्या बात है, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और ये कौन कर रहा है? हमारा लेकिन सर हमेशा ये चीज होता है कि हम अपने के जब सारे डेटा जो को स्टोर करना चाहिए, तो होता है कुछ ऐसे कि मतलब नाम करना चाहिए, तो उसमें मैपिंग जरूर आनी चाहिए कि मतलब टेबल में इतने कॉलम है और उसमें कौन लिया जाता है। हाँ, हो तो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो तो वहां भी होता है, वहां पे नल होता है, नल नॉट नल, नल नॉट नल, नल नॉट नल होते नहीं होते, कंस्ट्रक्ट लगाते हैं, वो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम चीज दिखता है। चले में चले, ओके, आगे लिखो, इसको आगे लिखो, चलो आगे लिखो। Hibernate was implemented by Gavin King in 2001. Hibernate was implemented by Gavin King. नाम अगर इसका पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। Hibernate was implemented by Gavin King, G-E-V-I-N, Gavin King in 2001. Now it is a product of Red Hat. The current version is Red Hat. Current version is 5.x. X मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The latest version is 5.x. ठीक है जी? Okay. Hibernate is a framework. ठीक है? देखो फ्रेमवर्क यहाँ ब्रैकेट में लिखना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? प्रीडिफाइंड रीयूजेबल सेट ऑफ क्लासेस। इट इज अ फ्रेमवर्क मतलब प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रीयूजेबल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। प्रीडिफाइंड रीयूजेबल सेट ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस। तो हाइबरनेट क्या है? एक फ्रेमवर्क एंड इट इज बेस्ड ऑन ORM। ठीक है, फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन एक ORM। The Hibernate is a framework मतलब it is a predefined set of reusable class interfaces, ठीक है, and it is based on ORM, Object Relational Mapping. Hibernate is also based on JPA. Java Persistent API. देख लो इसे, Hibernate is also based on JPA, Java Persistence API. इस टाइम इसका 2.x चल रहा है या 3.x चल रहा है? हम लोग 2.x पे काम करेंगे। Java Persistent API. So what is JPA? और देखते हैं JPA। देख लो JPA के बारे में। JPA क्या बताया था मैंने आपको? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें ये बताती हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे परसिस्ट करें। ठीक है, देखो JPA is a standard स्लैश लगा के स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स। ठीक है, पंखा चला देना हल्के में। JPA is a standard or specification, ठीक है, which is used to describe how the object will be persisted. How the object will be persisted. ठीक है, ओके, ठंडा हो गया पंखा? हो तो गया? तुमने कहा था, हाँ ये देखो, अब तो सही सोची थी, अब कह रहे हैं सफोकेशन आप होगी। देखो छींके आएंगी तो बाल खड़े हो गए उसके ठंडी वजह से। ठीक है, अब जरा देखो हाइबरनेट और जेडीबीसी में फर्क। तो अब जरा देखो, यहाँ देखो भाई, जेडीबीसी वर्सेस हाइबरनेट। बस अब यहाँ से कहानी शुरू करेंगे। बड़ी बात पूछो क्या? आपको लगता है प्रैक्टिकल हो पाएगा? हाँ, अभी हो जाएगा, बस 15-20 मिनट इसमें लगेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराना है, बताना है कि कैसे काम होगा। तो जेडीबीसी और हाइबरनेट में क्या फर्क होता होगा देखते हैं। ठीक है, तो और डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं
अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, P फॉर परफॉर्मेंस, तो ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये स्लो है। क्यों है, क्यों आपको रीजन बता रहा हूं। तो JDBC फास्ट होता है, हाइबरनेट स्लो होता है, हाइबरनेट स्लो होता है। अगला देखते हैं, डेटा का स्टोरेज, डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्रीव करना JDBC में वो मैनुअली होता है, मैनुअली होता है, जबकि इसमें ऑटोमेटिक होता है, इसमें ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इधर देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में नाम स्टोर करना है। वर्ड पे ध्यान दो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में नाम स्टोर करना है। कोड तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। मान लो बेटा डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, टेबल पे डेटा पड़ेगा है, मुझे वहां से रिट्रीव करना है, कोड तो किसको लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सारा का सारा ऑटोमेटिक है। दुनिया में कोई चीज ऑटोमेटिक होती है? हाँ, परफॉर्मेंस लोग बताता हूँ, दुनिया में कोई चीज ऑटोमेटिक होती है क्या? ये तो आंसर है। ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? कोई भी चीज ऑटोमेटिक होती नहीं है। जो चीज ऑटोमेटिक है उसको भी मैनुअली ऑटोमेटिक बनाया है। सोचने वाली बात है, कोई भी चीज ऑटोमेटिक तो होती नहीं है। और जितनी भी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं स्लो नहीं होती, जितनी भी चीजें ऑटोमेटिक होती है स्लो नहीं होती। आप कार का एग्जांपल देख लो, जिन कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है कितनी स्लो हो जाती है, उनका एक तो माइलेज खराब हो जाता है। ठीक है, मान लो मुझे क्या काम करना है, मुझे उसको एकदम से पिकअप देना है, आप पिकअप दे नहीं सकते उसको, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। तो जो जिसमें ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होंगे, अब यही है एसी है, ये एसी जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कट होगा ऑटोमेटिकली और फिर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑन होगा। ठीक है, तो जब तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा ये ऑन नहीं होगा। कितना अच्छा होता हमारे पास एक एसी होता, हम जब चाहे अच्छा 18 डिग्री हो गया बंद कर दो, 21 पे चला अपने यहाँ से। चीजें ऑटोमेटिक स्लो तो होगी, चेक करके देख लो, लेकिन ये स्लो क्यों है अभी आपको बता। तो JDBC में कोड हमें अपने हाथ से लिखना पड़ेगा और वहां पे ऑटोमेटिक हो जाता है। और दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती। ठीक है, यानी यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब तीसरी बात आती है JDBC के अंदर। JDBC जो है वो ऊप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, ऊप्स के कंसेप्ट के सपोर्ट नहीं करता। आप चेक करके देखो, जब मैंने आपको JDBC समझाई थी, सुनो बच्चों, जब मैंने आपको JDBC समझाई थी तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास एक डेटा है, उस डेटा को टेबल में डालने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन चाहिए होगा, स्टेटमेंट चाहिए होगा, कहानी खत्म हो गई, या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए होगा। कभी मैंने आपसे कहा कि कलेक्शन पे काम करते हैं, कभी मैंने आपसे कहा यार इनहेरिटेंस करते हैं, कभी मैंने आपसे कहा एसोसिएशन करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, पॉलीमॉर्फिक असाइनमेंट करते हैं, कभी कहा। जब मैंने डेटा रिट्रीव किया तो मैंने आपको कहा कि भाई अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है टेबल से तो आपको 3 चीजें चाहिए, कनेक्शन चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, रिजल्ट सेट चाहिए। कभी मैंने इनहेरिटेंस बोला, कलेक्शन बोला? नहीं बोला। इसका मतलब JDBC में कभी भी ऊप से कॉन्सेप्ट यूज होते ही नहीं। कहां यूज होते हैं? आपने सिंपल डेटा लिया, डेटाबेस में डाल दिया, डेटाबेस का डेटा लिया, रिट्रीव कर लिया। हाइबरनेट जो है, हाइबरनेट में आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वी कैन इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, वी कैन इंप्लीमेंट कंपोजिशन, एसोसिएशन, पॉलीमॉर्फिक असाइनमेंट, आई मीन पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा बस फिलहाल ठीक है, यानी इन केस ऑफ JDBC वी कैन नॉट इंप्लीमेंट द कांसेप्ट ऑफ ऊप्स। इधर देखो, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट, इधर देखो, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट कंपोजिशन, एसोसिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। बट इन केस ऑफ हाइबरनेट वी कैन डू सो, वी कैन डू सो। सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अब मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, कहानी समझो। ये देखो, ये एक जावा की एप्लीकेशन है, ये एक जावा की एप्लीकेशन है, ये हाइबरनेट है। इसने मेरे को एक क्लास दी, ठीक है, जिसने मेरे को एक क्लास दी और इसने मुझसे कहा सर ये जो क्लास है ना, इसको भी स्टोर कर देना, इसके माता जी को भी स्टोर कर देना। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। चलो कोई बात, अगला देखते हैं। इसने मेरे को एक क्लास दी। कंपोजिशन का मतलब ये है कि मेरे पास एक क्लास ये है और इस क्लास के पास, इस क्लास के पास, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसने मेरे से कहा कि सर आपको ये काम करो, ये मैं आपको एक क्लास दे रही हूँ x, और इस x नाम की क्लास के पास y नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो जब आप x को स्टोर करना ना सर, तो y को भी स्टोर कर देना। मैंने इससे x नाम की क्लास ली, ठीक है, और x नाम की क्लास ली और साथ ही साथ y को भी। x के पास y का एक ऑब्जेक्ट था तो मैंने x को भी स्टोर किया, y को भी स्टोर किया। क्या ये कहानी आप JDBC में कर सकते हो? नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते यार, बिकॉज़ JDBC डज नॉट इंप्लीमेंट द केस ऑफ इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। जबकि हाइबरनेट में आप ऐसा कर सकते हो। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। आओ देखते हैं क्या हमारा JDBC कलेक्शन को सपोर्ट करता है या नहीं। कलेक्शन बोले तो डेटा स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल लिस्ट, मैप वगैरह वगैरह वगैरह। JDBC डज नॉट सपोर्ट, हाइबरनेट डू सपोर्ट्स।
हाइबरनेट जो है वो कलेक्शन को सपोर्ट करता है, कलेक्शन को सपोर्ट करता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कलेक्शन को सपोर्ट कैसे करता है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सॉरी कॉपी दो, देखो फिर से देखो। देखो बच्चों ये मेरे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इसने जानते हो क्या काम किया, इसने यूजर क्लास के, वर्ड्स पे ध्यान देना, इसने यूजर क्लास के बनाए 1000 ऑब्जेक्ट। यूजर u1 इक्वल्स न्यू यूजर, यूजर u2 इक्वल्स न्यू यूजर। तो इसने यूजर क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट बनाए और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट बना के इस बैग के अंदर डाल दिए। ये जो बैग है ये कलेक्शन कहलाएगा। इसने ये मुझे कलेक्शन दे दिया, ठीक है, और इसने मुझसे कहा सर ये मेरे पास एक कलेक्शन है, आप मेरा कलेक्शन ले लो। मैंने इससे कलेक्शन लिया और इस कलेक्शन के अंदर जितने भी क्लासेस थी, जितने भी ऑब्जेक्ट थे, वो सारे ले जाके डेटाबेस में डाल दिए, ठीक है। इसने मुझसे कहा सर मुझे अपना पूरा कलेक्शन वापस चाहिए, ठीक है। मैं डेटाबेस में गया, टेबल के डेटा को रिट्रीव किया, बना के ऑब्जेक्ट्स पे डाले और कलेक्शन ले लिया। बात वो छोड़ा, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। बात हो रही है जेडीबीसी कलेक्शन पे काम नहीं करते, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, सोचो मेरे पास एक एरे है और उस एरे के अंदर पर्सन क्लास के 5000 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे ये काम जेडीबीसी में करना पड़े तो मुझे सबसे पहले पर्सन का पहला ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा और पर्सन के हर डेटा मेंबर को टेबल में डालना पड़ेगा। फिर पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्ट सारे डेटा मेंबर को स्टोर करना पड़ेगा, पर्सन का तीसरा ऑब्जेक्ट सारे डेटा मेंबर, पर्सन का चौथा ऑब्जेक्ट सारे डेटा मेंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पर्सन क्लास का एक एरे बनाया, उस पर्सन क्लास के एरे के अंदर आपने 1000 पर्सन डाल दिए और वो एरे मुझे दे दिया, मैंने पूरा एरे डाल दिया। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। और ये देखो तो जरा आपने यहाँ लिखा स्लो, वो छोड़ो आपने लिखा है, लेकिन आप देखो आपके पास फैसिलिटी कितनी है। आपने बनाए यूजर के 5 ऑब्जेक्ट, पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट आपने एक थैले में डाले, आपने मुझे थैला दिया और मैंने थैला उठा के डेटाबेस में डाल दिया। जेडीबीसी में भी कलेक्शन कर सकते हैं। जेडीबीसी में आप कैसे करोगे, जेडीबीसी में अगर आप काम करोगे, आपके पास कलेक्शन है तो आपको कलेक्शन के हर ऑब्जेक्ट के हर डेटा मेंबर को सेपरेटली स्टोर करना पड़ेगा। बड़ी यूज तो होती है, कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे। तो कलेक्शन कहाँ यूज हुआ, वो तो डेटा मेंबर है ना। कलेक्शन में से डेटा उठाया, उस ऑब्जेक्ट को उठाया, उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को एक एक करके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने मेरे 3 ऑब्जेक्ट बनाए, इसने 3 ऑब्जेक्ट उठा के बैग में डाले, मैंने बैग स्टोर कर दिया। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपको हर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को सेपरेटली स्टोर करना पड़ेगा। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगला देखते हैं, एसक्यूएल डिपेंडेंसी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, एसक्यूएल डिपेंडेंसी। जेडीबीसी में है, हाइबरनेट में नहीं, हाइबरनेट में नहीं। आप बात को समझ के देखते हैं। 3 अलग अलग डेटाबेस लेते हैं। एक मेरे पास डेटाबेस है ओरेकल 10G, इधर देखो बच्चों ओरेकल 10G या ओरेकल 11G। एक मेरे पास डेटाबेस है MySQL और एक मेरे पास डेटाबेस है SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। दुनिया में जितने भी डेटाबेस होते हैं, वर्ष पे ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी डेटाबेस होते हैं, हर डेटाबेस की SQL अलग अलग होती है। यानी हमारी जो SQL है उसका एक जनरल जो सिंटैक्स होता है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। फिलहाल मेरी जो जावा की एप्लीकेशन है, ये एक जावा की एप्लीकेशन है और ये ओरेकल 10G के साथ काम कर रही है। अब क्लाइंट का फोन आया, अरे यार वो ओरेकल 10G की सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आपका जो प्रोग्राम है ना वो DB2 के साथ काम करे। तो इनको क्या काम करना पड़ेगा, इनको DB2 की SQL सीखनी पड़ेगी। क्लाइंट ने मना कर दिया, मुझे तो नहीं चाहिए DB2, मुझे तो SQL सर्वर चाहिए। तो अगर आपको SQL सर्वर पे काम करना है तो आपको SQL सर्वर का सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं ना कि हमारी जो SQL होती है, SQL का जो सिंटैक्स होता है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी कर सकता है विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। लिटिल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि ये जावा की एप्लीकेशन है, अगर ये जावा की एप्लीकेशन ओरेकल 10G के साथ काम कर रही है तो हम लोग कौन से SQL यूज करेंगे, वो SQL जो हमारे ओरेकल 10G को समझ में आए। अगर यही एप्लीकेशन SQL सर्वर के साथ काम कर रही है तो आपको वो SQL सीखनी पड़ेगी जो SQL माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को समझ में आए। इसका मतलब SQL का जो सिंटैक्स होता है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। स्टेटमेंट तो सेम ही होती है, अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। देखो इधर देखो, ओरेकल 10G के अंदर varchar नहीं है, varchar 2 है, जबकि MySQL में varchar है। पहला देखो ओरेकल के अंदर फ्लोट के लिए भी नंबर है, ठीक है, इंट के लिए भी नंबर है, जबकि उसके अंदर इंटीजर अलग है, फ्लोट अलग है, ठीक है। SQL सर्वर में अलग है। यानी ये है कि SQL का जो सिंटैक्स है वो हमारे डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी कर जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे 3 अलग अलग डेटाबेस के साथ, क्यों भाई, मुझे अगर 3 अलग अलग डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, दिवाकर जी देख लीजिए, अगर मुझे 3 अलग अलग डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे तीनों के तीनों डेटाबेस की SQL सीखनी पड़ेगी। अब मैं आप यहां पे देखो, ये जो हमारा हाइबरनेट है, हाइबरनेट उसके पास अपनी एक SQL है, अपनी एक SQL है, उसको हम जानते हैं HQL के नाम से, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज।
हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज है, बट पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज है ये पूरी दुनिया के डेटाबेस के लिए सेम है, क्योंकि ये जो एचक्यूएल है, ये हमारे हाइबरनेट को समझ में आती है। तो दुनिया में जितने भी हाइबरनेट है, आई मीन जितने भी इंप्लीमेंटेशन है हमारे इसके हाइबरनेट के, उन सब में सेम एचक्यूएल यूज होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोग्रामर को एसक्यूएल आती है, इसके लिए नो नीड टू वरी, आप हाइबरनेट यूज करिए। हाइबरनेट क्या काम करेगा? हाइबरनेट इनको अपने आप समझा देगा। कैसे? अभी आपको समझाता हूं, कैसे अभी आपको समझाता हूं। एचक्यूएल कैसे काम करती है अभी आपको समझाता हूं। तो फिलहाल इतना हमारे कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालो एचक्यूएल। बिहार एचक्यूएल कैसे होगा ये एसक्यूएल डिपेंडेंसी, अभी समझाता हूं। देखो जी, तो पहले इसे समझो, पहले इसे समझो। देखो भाई, देखो एक डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये जावा की एक एप्लीकेशन है, जावा की एप्लीकेशन, और ये मेरे पास 3 अलग अलग डेटाबेस है। ये जो डेटाबेस है ये है Oracle 10G या 11G। ये वाला जो डेटाबेस है ये है DB2। ये वाला जो डेटाबेस है ये है SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। अब सुनो, मेरी जावा की एप्लीकेशन को इनके साथ बात करनी है, तो आपको 3 अलग अलग SQL सीखनी पड़ेगी। आपको इसकी SQL सीखनी पड़ेगी, आपको इसकी SQL सीखनी पड़ेगी, आपको इसकी SQL सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी, मान के चलो इसको हिंदी समझ में आती है, इसको भोजपुरी समझ में आती है, इसको मराठी समझ में आती है, तो आपको 3 अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप कब तक सीखते रहो? क्यों ना हाइबरनेट का इस्तेमाल करें। देखो आप बीच में यहाँ पे हाइबरनेट का इस्तेमाल करो। अब देखो हाइबरनेट क्या काम करेगा, आप इससे जो टॉक करोगे वो करोगे वाया एचक्यूएल। तो जावा की एप्लीकेशन हाइबरनेट से बात करने के लिए क्या यूज करेगी? एचक्यूएल। और हाइबरनेट क्या काम करेगा? आपकी एचक्यूएल को डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। आप देखो कहां समझो, आपने कहा हाइबरनेट, आपने इससे कुछ कहा, इसने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, भोजपुरी में कन्वर्ट कर दिया, मराठी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हाइबरनेट स्लो है। आया हो तो गया। तो हम लोग क्या काम करेंगे? जावा एप्लीकेशन हाइबरनेट से बात करने के लिए एचक्यूएल यूज करेगी, जबकि हाइबरनेट आपकी एचक्यूएल को कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल। यानी यहां पे हमारा क्या काम होगा? डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल। यानी ये वाली जो एसक्यूएल है, ये वाली जो एसक्यूएल है वो स्पेशली ऑरेकल पे काम करेगी। ये वाली जो एसक्यूएल है ये DB2 के लिए है, और ये वाली जो एसक्यूएल है ये SQL सर्वर के लिए है। तो जावा की एप्लीकेशन हाइबरनेट से बात करने के लिए एचक्यूएल यूज करेगी, जबकि हाइबरनेट इन डेटाबेस से बात करने के लिए क्या यूज करेगा? डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल। ठीक है, इसको तेलुगु आती है, इसको कन्नड़ आती है, इसको मराठी आती है, और मेरे को हिंदी आती है। मैंने हिंदी में से कुछ कहा, इसने आगे तेलुगु बोल दिया। मैंने इससे हिंदी में कुछ कहा, इसने आगे कन्नड़ बोल दिया। मैंने हिंदी में से कुछ कहा, इसने उसके आगे मराठी। हो गया ट्रांसलेशन? हो गया ना स्लो? बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया। पहले तो आपकी बात समझेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, स्लो तो हो जाएगा, लेकिन है तो अच्छा। अब आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, यहाँ खड़ा हुआ है, अरे यार डेटाबेस चेंज हो गया। कौन सा हो गया डेटाबेस? भाड़ में गया डेटाबेस, भाड़ में गया डेटाबेस। मेरे को हिंदी आती है ना, आगे वो अपना करेगा। अरे यार डेटाबेस क्लाइंट ने कहा है तुझे अपाचे डबी यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तुझे डेटाबेस साइबेस यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। माइस्क्यूएल यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। और ना होता हाइबरनेट तो हमें सबसे पहले इसकी एसक्यूएल सीखनी पड़ती, इसकी एसक्यूएल, इसकी। अब हम जावा के डेवलपर है, एसक्यूएल के डेवलपर है, हम जावा के डेवलपर है एसक्यूएल के। तो एचक्यूएल जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। एचक्यूएल इज अंडरस्टैंडेड बाय द हाइबरनेट। द हाइबरनेट विल कन्वर्ट एचक्यूएल इनटू द डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल। दैट इज व्हाई इट इज सो, है ना? बढ़िया है। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं।